Hello friends, welcome back. Children, in the first lecture, we took a view of the different topics that we are going to study for a TY BCom. Today, it's time to start with our first chapter. Children, as you can see on your screen, our first chapter itself is named as New Economic Policy. Children, the entire economics that we are going to study for us 5th sem is related to the Indian economy. Now, talking about the new economic policy, children, we need to have a look at the entire scenario that existed prior to this policy, which was framed in the year 1991. बच्चों 1991 को हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर कंसिडर करते हैं क्योंकि इट वाज लाइक अ ब्रिज, इट वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Children, new economic policy basically tried or it attempted to change the entire economic scenario or change the basic foundation of the Indian economy. And children, presently whatever development that we can see in India can be partly attributed to the new economic policy of 1991. तो बच्चों अभी ये इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. What was the need to implement this policy or to announce this policy? And then we'll just try to see what are the different features of this policy, what this policy exactly aimed as. बच्चों हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में इसी पॉलिसी को एक अलग नाम से भी पढ़ा हुआ है, which is known as liberalization, privatization and globalization. So children, this is nothing different from it. It's the same thing that we're going to study again. Children, 1947 when India became free. After becoming free, हमारे सामने कुछ immediate challenges थे बच्चों लोग. उन challenges में से एक challenge था कि we wanted to achieve some kind of development. हम लोगों ने 150-200 साल जो ब्रिटिशर्स के अंडर बिताए थे, तो उस टाइम पे we were not able to make much developments on our own. तो चलो हम लोगों ने लड़के फ्रीडम फाइट करके ब्रिटिशर्स को बाहर तो भगा दिया था. अभी सवाल ये था कि उनके जाने के बाद हम लोगों को अपने देश को चलाना था. मतलब वो चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये सब बोलना आसान होता है, लेकिन बच्चों लोग यू ऑल्सो नीड टू नो कि ऑलमोस्ट फॉर 150 ईयर्स हमारे देश को कौन चला रहे थे? ब्रिटिश. तो सीधी सी बात है कि हम लोग तो जैसे भूल गए रहेंगे कि कैसे चलाना है. सो after adoption of the constitution in 1949 and subsequently children in the year 1951 Indian government, which was formed under the prime ministership of Jawaharlal Nehru, we started economic planning. अभी जो इकोनॉमिक प्लान स्टार्ट हुआ था बच्चों लोग 1951 में, तो उस वक्त बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स होते बच्चों लोग. जैसे कि आपने कभी सुना रहेगा, वी गॉट सिस्टम्स विच आर नोन एज सोशलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी बच्चों. देन चिल्ड्रन, वी आल्सो हैव गॉट अ कैपिटलिज्म इन विच द प्राइवेट बिजनेसमैन दे हैंडल ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द डिसीजंस एंड द मैनेजमेंट. नाउ इंडियन इकोनॉमी चिल्ड्रन वाज फ्रेम्ड or it was formulated on the basis of the mixed ideology from capitalism and socialism. Capitalism में सब कुछ किसका होता है? प्राइवेट का. सोशलिज्म में सब कुछ किसका होता है? गवर्नमेंट का. तो हमने क्या सोचा कि कुछ बिजनेसेस हम लोग प्राइवेट के पास रखेंगे और कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. सो इसीलिए बच्चों लोग द इकोनॉमिक सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1951 इज टर्म्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों इट्स अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट. लेकिन जैसे हमने प्लानिंग स्टार्ट किया था, सो अ प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड. अच्छा, वी यूज्ड टू हैव अ चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे बच्चों. 5 ईयर प्लान्स का टारगेट क्या था कि हमारे पूरे देश का पूरा सर्वे करो, फिर हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सर्वे करना है आपको. फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग कुछ टारगेट्स रखेंगे अपने सामने, और आने वाले 5 साल में हम लोग क्या क्या अचीव करने वाले उसका जो इन एडवांस
प्लान बनाते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है द 5 ईयर प्लान्स, दे आर टर्म्ड एज। तो 1951 से लेकर 1991 तक चिल्ड्रन वी हैड एन नंबर ऑफ प्लान्स दैट वर ब्रॉट अबाउट, इन द सेंस कि लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दूं तो 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसका मेन एम था एग्रीकल्चर। 1956 से लेकर 1961 तक we had the second 5 year plan, and the second 5 year plan children was aimed at industrial development, तो agriculture बाद में industries। then children we have 61 से लेकर 66 तक अपना थर्ड 5 year plan आया था। अच्छा, तो हमने क्या एम किया था बच्चों लोग, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज दोनों को भी साथ में डेवलप करते हैं। then you know we had some wars taking place with China and all those things, so due to that we were not able to frame the fourth plan, so that was a planning holiday 66 से लेकर 69 तक। अभी 69 से लेकर 74 तक बच्चों लोग द नेक्स्ट प्लान दैट वी हैड, फिर 74 से 79 अनदर प्लान केम अप। 77 78 बच्चों लोग ये इंडियन इकोनॉमी में इमरजेंसी का टाइम था, एंड 1978 फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। तो जैसे ही वो जनता गवर्नमेंट आया था उन्होंने कांग्रेस के प्लान को स्क्रैप किया था, दे केम अप विद देयर ओन प्लान। इन द ईयर 1979 अगेन द कांग्रेस गवर्नमेंट केम बैक, सो दे केम अप विद देयर ओन प्लान, सो देयर वाज दिस मेस अप और कंफ्यूजन दैट वाज देयर। देन चिल्ड्रन 1980 से लेकर 1985 तक नेक्स्ट प्लान, फिर 85 से 90, 91 और 92 चिल्ड्रन ऑलमोस्ट फॉर 40 ईयर्स इंडिया ने प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया था। और उस टाइम का जो सिनारियो था बच्चों लोग, इट वाज लाइक व्हाट यू नो पंचायत, लाइक वी हैड दैट सिस्टम व्हिच वाज कॉल्ड एज द लाइसेंस राज। जैसे हमने एक वर्ड सुना है पंचायती राज बोलते हैं, वैसे एक वर्ड था लाइसेंस राज। चिल्ड्रन वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट 40 ईयर्स। जैसे कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे, दे वर सो लेस चिल्ड्रन, ऐसे बोलते कि लाइक सिर्फ 2 हफ्ते तक आप कुछ इंपोर्ट करोगे उसके लिए काफी था, उसके बाद में यू विल नॉट बी एबल टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो चलो हमारे ऊपर जो डेप्ट हो गया था, पब्लिक डेप्ट, इट वाज मोर देन 62.5% ऑफ आवर जीडीपी व्हिच वाज अ रियल बर्डन चिल्ड्रन वी कैन से। हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट था, जिसको हम लोग महंगाई बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट बच्चों लोग पता डबल डिजिट हो चुका था, 16 to 17%। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन यू ऑल्सो कम अक्रॉस वन वर्ड दैट वाज कॉल्ड यूएसएसआर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रिपब्लिक, द अर्ली रशिया चिल्ड्रन वी कैन से। नाउ वो लोग हम लोगों को पहले बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, कोलैबोरेशंस थे, लेकिन क्योंकि वो यूएसएसआर चिल्ड्रन इट हैड टोटली कोलैप्स्ड, आई थिंक वहां से आने वाला हेल्प बंद हो गया था। देन चिल्ड्रन वी हैड दोस गल्फ वॉर्स व्हिच केम इन बिटवीन। गल्फ वॉर के टाइम पे चिल्ड्रन यू नो देयर वर लॉट्स ऑफ इंडियन पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन गल्फ कंट्रीज, सऊदी। तो क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा था उसका 2 इंपैक्ट आया चिल्ड्रन, मेनी पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स एंड केम बैक टू इंडिया। और दूसरी बात, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम था तो वहां की गवर्नमेंट्स ने इंडिया में जो पैसा ट्रांसफर होता था वहां पे जॉब करके वो सब कुछ बंद कर दिया था। अनदर रीजन वाज लाइक क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि सब पैसा चला जा रहा था। Then the industrial growth rate had slowed down children on a large scale. Now within all these problems इंडिया के पास पैसे का प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड देन वी आल्सो हैव द वर्ल्ड बैंक जिनके पास में हेल्प मांगा था। नाउ दे वर रेडी टू हेल्प अस बट दे सेड दैट इंडिया नीड्स टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है 40 साल से प्रॉब्लम होता है, चलो 1-2 दिन के लिए बुखार आता है हम लोग क्रोसिन से काम चला लेते हैं, 4-5 दिन भी ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचोगे 1 साल से बुखार में हो तो फिर आपको पता है कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ती है आपको। यहाँ पे तुम 5 साल के लिए तुम्हारे देश ने डेवलपमेंट नहीं किया, समझ में आता है, 10 साल के लिए डेवलपमेंट नहीं आया, चलो हम लोग समझ लेते, लेकिन 40 साल से प्रैक्टिकली विथ नॉट मच अचीवमेंट, इसका मतलब तुम्हारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर गलत है, तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म, उसको मेकओवर देना पड़ेगा। तो उसके लिए, और आपको पता है बच्चों लोग, इन द ईयर 1991 इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 84 crores to the entire world was looking at India as a इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और दुनिया के हर एक बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बच्चों अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाके लॉन्च करने थे,
क्योंकि 84 crores इज अ बिग पॉपुलेशन चिल्ड्रन एंड इट्स अ बिग मार्केट। इतने कंज्यूमर्स और 84 crores में से चलो आपको आप इमेजिन भी कर सकते हो 50% पॉपुलेशन में अगर एक आध बार भी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लाइक 42 crores पीपल बाइंग योर प्रोडक्ट वर्थ ₹10। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ना 42 crores को तो आपको पता चलेगा कि 420 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर रहेगा। सो दे जस्ट वांटेड, बट इंडिया ने हमारे इकोनॉमी को कैसे करके रखा था बच्चों, वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वी डिड नॉट अलाउ मच इंपोर्ट्स, देयर वर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड वी वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट मच क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक एंड the International Monetary Fund, they were ready to help us, but they said we are ready to help you with the condition that you are going to liberalize your economy. Liberalize कर दो, let the world come to your markets, you all go to the other markets. तो चलो हमने रेडी होके फिर एग्री किया था। so then we had received some help. उसी से पहले कुछ हमने गोल्ड भी गिरवी रखा था बच्चों बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। तो here वी केम टू अ पॉइंट जहां पे हमने शायद उनसे हेल्प ले लिया था, लेकिन फिर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा कि लाइक आप अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म करो, और रिफॉर्म्स की जरूरत थी बच्चों लोग। और क्यों जरूरत थी, क्योंकि एक तो हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया था, फिर आपको पता है इंडिया में इफ यू वांटेड टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री तो लाइसेंसिंग का लंबा प्रोसीजर, इतना लंबा प्रोसीजर बच्चों लोग कि अगर तुमने किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के बारे में कोई सपना देखा है तो तुम्हारा इंडस्ट्री तुम तो कभी देख नहीं पाओगे, क्या पता तुम्हारा अगला पीढ़ी देख ले। कभी कभी इतना खतरनाक होता था बच्चों लोग कि तुम एक आध प्रोजेक्ट तैयार करोगे, फिर वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के चक्कर में 2-3 साल के लिए आप वहाँ पे चक्कर मारते रहोगे, फिर एक आध दिन आप भूल जाओगे आपको बिजनेस कौन सा चालू करना था, फिर आप बोलोगे भाड़ में गया बिजनेस, लेट मी डू अ जॉब, दैट वाज चिल्ड्रन। फिर इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस थे। अच्छा, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सीधी सी बात है बच्चों लोग कि लाइक यूज्ड टू रिक्वायर लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। मतलब फॉरेन करेंसी हासिल करना बच्चों लोग इट वाज लाइक अ ड्रीम व्हिच वाज इम्पॉसिबल। अभी कैसे आप हर एक नुक्कड़ पे जाओगे तो आपको फॉरेन करेंसी मिलता है, बट इन दोज डेज चिल्ड्रन इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर वाज एन एक्ट दैट वाज कॉल्ड फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते थे उसको। अच्छा, फिर बैंकिंग सेक्टर वाज गोइंग थ्रू लॉसेस। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर वाज नॉट ओपनड अप टू द फॉरेन और मच टू द प्राइवेट बैंक्स। अच्छा, कैपिटल मार्केट वाज नॉट रिफॉर्म्ड। In all children, we can say that Indian economy was a underdeveloped economy. और बाकी के प्रॉब्लम्स तो हमारे पता है आपको, जैसे कि यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी जस्ट थॉट व्हाई कांट वी लिफ्ट द एंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ दिस अंडरडेवलपमेंट सिनारियो। और इसीलिए हमने बच्चों लोग प्लान किया था, स्ट्रेटजीज बनाए थे, ठीक है, फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर इंपोर्ट्स को हम लोग क्या लाइक इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी कुड प्रोमोट लोकल इंडस्ट्रीज। अगर आप अभी जैसे प्रेजेंटली जो सिनारियो है बच्चों जहां पे हम लोग को बताया जाता है कि लाइक चाइना से आने वाले गुड्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेट्स लाइक आत्मनिर्भर करके जो स्ट्रेटेजी लाया है वहां पे, लाइक सेल्फ रिलायंट। हाँ, तो इन दोज डेज वी हैड अ सिमिलर ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है। सो एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, ये जो मोनोपोलीज होते हैं ना, सिंगल बिजनेस हाउसेज कंट्रोलिंग द एंटायर इकोनॉमी, ये सबको हम लोग क्या करना, वी वांटेड टू कीप अ चेक ओवर देम। और इसीलिए हमने सोचा था बच्चों लोग लेट अस गो फॉर समथिंग व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। सो द इंडियन सिनारियो दैट existed during that time, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर लॉट ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब आपको पता हो, चलो दूसरा नाम होता है करप्शन। फिर देयर लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता था, तो उसकी वजह से महंगाई भी होती थी। हाँ, लेकिन 1991 से पहले बच्चों लोग गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाँ, तो दे हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को जॉब्स देने में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। दिस टू प्रोवाइड सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। लेकिन फिर इससे क्या होता था बच्चों लोग, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट, और ज्यादातर गवर्नमेंट के कंपनीज बच्चों लोग लॉसेस में चलते रहते थे। सो 1980s में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस विच कॉट स्पीड इन 1991, और वी हैड सम मेजर स्टेप्स विच केम अप इन द 1991, सो दे आर रिफर्ड। और ये जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ना सभी, जो 1991 में वी हैड
the finance minister of India, Mr. Manmohan Singh, and after Rajiv Gandhi's death 1991 के आसपास, PV Narasimha Rao, who was the prime minister of India, children, they came up with a plan to entirely make over the Indian economy. हम लोगों को अपना बेस बदलना था, हम लोगों को अपना फाउंडेशन बदलना था बच्चों लोग, और ये फाउंडेशन को बदलने से जो हमारा नया इकोनॉमी तैयार होने वाला था बच्चों लोग, वो अपना एक ड्रीम कम ट्रू रहेगा इंडिया के लिए, ठीक है। सो एज यू कैन सी चिल्ड्रन हियर वी हाईलाइटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड। अभी जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किए थे उसको हम लोग डिटेल में तो नहीं जा रहे यहाँ पे, तो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस चिल्ड्रन, उसमें से एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेर इन वी आर रिफरिंग टू द फिजिकल डेफिसिट्स। चिल्ड्रन फिजिकल डेफिसिट्स मोस्टली यू पीपल आर अवेयर दैट गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है उसमें दो एक्टिविटीज होते हैं। गवर्नमेंट कुछ पैसा कलेक्ट करता है थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, और गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करता है। अभी गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जो खर्च करता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। जब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट। सो हियर कम्स द वर्ड फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, अब ये खर्चा ज्यादा क्यों था गवर्नमेंट का? इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट बच्चों लोग, जो लोन लेती थी ना गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट लोगों को क्या प्रोवाइड करने होते हैं, सब्सिडीज। अच्छा, और आप मानोगे नहीं बच्चों लोग 1990-91 के आसपास कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट था यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट परसेंटेजेस इन डिफरेंट बुक्स चिल्ड्रन। सो हियर वी हैव गॉट 48.6% ऑफ जीडीपी, मतलब हमारे देश का जितना जीडीपी है उसका 48% तो हमारे ऊपर ऑलरेडी लोन था। तो इमेजिन करना कि उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे बच्चों लोग। सो गवर्नमेंट के सामने एक इमीडिएट टारगेट था फिजिकल डेफिसिट, यानी जो गवर्नमेंट के पास जो शॉर्टेज होता पैसे का उसको हम लोग ठीक करना चाहते थे। और जो दूसरा हाईलाइटेड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया गया चिल्ड्रन, इट्स रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। So whenever you come across that word balance of payments, we are actually talking about the differences of export and imports. बाहर के देश से जितना पैसा आता है बच्चों लोग और हमारे देश से बाहर जितना पैसा जाता है उसका जो गैप रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्राइसिस मतलब सीधी सी बात है कि लाइक पेमेंट ज्यादा है और रिसीट्स कम है, और इससे क्या होता है बच्चों, हमारे देश का बहुत सारा पैसा यूज टू आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। सो वी आर एट अ पॉइंट चिल्ड्रन वेयर वी सॉ दैट द ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज। गल्फ वॉर जब भी होता है बच्चों तो आपको पता है ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोग खर्चा करते हैं आपस में और फिर बाद में भुगतना पड़ता है हम लोगों को। और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे बच्चों लोग, वो 1990 में ओके 3.1 बिलियन यूएस डॉलर से almost like we had only 896 million US dollars, not 1 billion dollars also children in 1991, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों लोग, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बच्चों लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आई थिंक फॉरेनर्स विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। और इससे क्या होता है बच्चों लोग, कभी कभी ऐसे भी होता है कि लाइक जो हमारे एनआरआई लोग होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो लोग इंडिया में फिर पैसा डिपॉजिट नहीं करते, तो दो मनी आउटफ्लोज। एंड सी कि लाइक फॉर एग्जांपल वी हैड टू मैनेज दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम लोग को अच्छी तरह से मैनेज करना था, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये पेमेंट अरेंजमेंट्स, ये सब के क्राइसिस होते जा रहे थे। सो फिर तभी जाके फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को पूरा चेंज करते। और तभी जो बच्चों लोग गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, कौन से डिसीजन से बच्चों लोग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ चिल्ड्रन दीज थ्री डिसीजंस आर बेसिकली रिफर्ड टू एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। एंड देन चिल्ड्रन today I just give you an overview of how these things were building up in the sense कि like इसका historical background क्या था। अभी हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि लाइक ये 1991 में क्या क्या चेंजेस एक्चुअली लाए गए थे। मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था बच्चों, और ग्लोबलाइजेशन। सो दैट शुड बी द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। फॉर टुडे we'll just wind up with this much. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care, and be in touch with SEM 5 for your TYBCom. Bye everyone.